यहाँ पर आज हम लोग बिजनेस मैथमेटिक्स का पेपर देखेंगे। सबसे पहले सेक्शन ए के क्वेश्चन देखे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी आपको देना है ठीक तरीके से, ठीक है। देखो क्या डिफिनीसन आप लिखेंगे। डिफिनीसन आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। ए इंटरसेक्शन बी आपका एक सेट होता है और यहाँ पर जो सेट लिखा गया है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। एग्जाम्पल ज़रा देखो। सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 2 एलिमेंट्स हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट आएंगे जो इस डिफिनीशन को सेटिस्फाइज कर रहे हैं। इस डिफिनीशन में वह एलिमेंट जो ए में भी है एंड बी में भी है, तो ऐसा एलिमेंट 2 है, ठीक है। 2 बी का भी मेंबर है, 2 ए का भी मेंबर है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी में 2 आएगा। 4 इस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? 4 ए का है, बी का नहीं है। 1 बी का है, ए का नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट आएंगे जो ए में भी हों और बी में भी हों, ठीक। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका nth टर्म दिया गया है, इसमें आपको 2 टर्म बताना है, ठीक है। जब आपको nth टर्म दे दिया गया हो तो nth टर्म किसी का भी हो, जैसे देखो यहाँ पर ये आपका nth टर्म है, ठीक। अब इसमें आप इसके n के पोजीशन पर 1 रखें, यहाँ भी 1 रखें, लेफ्ट में और राइट में, तो ये आपका A1 लिखा जाएगा। A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, आंसर 3/2। और फिर जब आप सेकंड टर्म फाइंड करना है तो आप 2 रख दें, तो 2 दोनों साइड में रखेंगे, तो राइट में रखेंगे तो ये बन जाएगा, लेफ्ट में ये बनेगा, आंसर 9/2, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 19π/3। tan का आर्गूमेंट 19π/3 है, ठीक है। और इस 19π/3 को आप ऐसे लिख सकते हो, 19, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 6π + π/3, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो 19π/3 को, तो यही बात यहाँ लिखी गई है, ओके। ये आपका 1 रिवोल्यूशन हुआ 2π, ये हो गया 2 रिवोल्यूशन 4π, ये आपका हो गया 6 रिवोल्यूशन 3 रिवोल्यूशन 6π। अब π/3 और चलेंगे, तो किस क्वाड्रेंट में आ गए हैं आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो इसलिए आंसर tan π/3 बना, ठीक है।
अब π/3 की मतलब 60 डिग्री, tan 60 डिग्री मतलब √3, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या आएगी ABCD में। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी B। ऑप्शन बी सही है। कैसे सही है देखो, 12 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये यहाँ से ले यहाँ तक को आप 8 फैक्टोरियल लिख सकते हो। ठीक है, अब 8 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है तो कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में केवल ये बचेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है। ठीक है, और इसके आगे 8 फैक्टोरियल आएगा वो इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इस 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ओके, अब आप कैंसिल कराओगे तो ये आपका 12 4 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस 2 से आपका 10 कैंसिल हो जाएगा। 11 और 5 का मल्टीप्लाई 11 और 9 का मल्टीप्लाई 99 बनेगा, फिर मल्टीप्लाई 5 कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया सेक्शन ए का क्वेश्चन। अब सेक्शन बी पर आते हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 5, लेट सेट ए इज इक्वल टू XYZ, सेट बी इज इक्वल टू 1 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन ए से बी में है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ए से बी में के लिए फार्मूला देखेंगे। फार्मूला कैसे बना है उसको सुन लो। सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, इस बात को ऐसे लिखोगे NA इज इक्वल टू 3। सेट बी में 2 एलिमेंट है, इस बात को लिखोगे NB इज इक्वल टू 2। ओके, अब रिलेशन ए से बी में है तो इसलिए A क्रॉस B। इसमें कितने एलिमेंट बनेंगे तो कहोगे NA मल्टीप्लाई NB, ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6। इस बात ये पता चल गया कि A क्रॉस B में टोटल 6 एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट जो बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट वो आपके बन जाएंगे 2 की पावर 6 यानी 64। जितने सबसेट होते हैं उतने ही रिलेशन ही भी बनते हैं, इसलिए ये फार्मूला आपका किसका है, नंबर ऑफ रिलेशन का। ठीक है, तो कितने आए सबसेट 64, तो 64 रिलेशन भी बनेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट 240 डिग्री इनटू रेडियन मेजर। 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। 1 डिग्री का आंसर ये है, तो 240 डिग्री करने के लिए आप इसे मल्टीप्लाई करा दीजिए पाई अपॉन 180 से, आपका 4π/3 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आपको कंप्यूट करना है 102 की पावर 5 बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम।
देखो इसको आप, ये आपका 102 है, होल पावर 5। तो 102 को आप लिख सकते हो 2 + 100, ठीक है। तो ये स्टेप बन जाएगा। ओके, अब यहाँ से 2 आप कॉमन कर लेंगे, 2 + 100 है, इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 50। बट इसका पावर कितना है, 5 है, तो ये पावर इस पर भी लग जाएगी और इस पर भी लग जाएगी। तो ये बात ऐसे लिखी गई है, ठीक। अब इसके बाद इस पर आप बाइनोमियल थ्योरम लगा दोगे, ठीक। तो पहला टर्म आपका बाइनोमियल थ्योरम क्या है, ज़रा देख लो। 1 + x⁴n, तो ये बनता है nc0 + nc1x + nc2x²। ऐसे ही आपका चलता रहता है, ठीक है। लास्ट में ncn x⁴n। टोटल आपका यहाँ से यहाँ तक n टर्म है, इसको लेकर n + 1 टर्म। ठीक वही काम यहाँ पर भी हुआ है, ठीक है। तो ये 5c0 5c1 50, x का काम 50 कर रहा है और n का काम 5 कर रहा है। तो 5c2 50²। ऐसे ही आपका कहाँ तक जाएगा, 5c5 तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका टोटल 5 टर्म, इसको लेकर 6 टर्म, ओके। अब 5c0 की वैल्यू 1 होती है, 5c1 की वैल्यू 5, 5c2 की वैल्यू 10, 5c3 की वैल्यू फिर से 10, 5c4 की वैल्यू 5 और 5c5 की वैल्यू 1 आती है, ठीक है, ओके। आपस में कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लेट द सीक्वेंस an बी डिफाइंड एज, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है, दोनों 2 के इक्वल हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों 2 के बराबर दिया गया है और साथ में आपको nth टर्म ये दिया गया है, ठीक। यहाँ पर आपका nth टर्म यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक nth टर्म है, an = an-1 -1। ये रिलेशन है nth टर्म और n-1th टर्म के बीच में, और ये रिलेशन वैलिड है n > 2 के लिए, ठीक। ये बात आपको क्वेश्चन में दिया गया है। फाइंड करना है फर्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है, एंड राइट करस्पॉन्डिंग सीरीज। ध्यान देना, 5 टर्म फाइंड करना है तो आपको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म तो क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो आप थर्ड टर्म से फाइंड करना शुरू करेंगे और ये जो यहाँ से निकलेगा n की वैल्यू 2 से ग्रेटर रखेंगे, क्योंकि यह वैलिड है n > 2, ठीक है। तो अब देखो ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 2, ये हो गया आपका nth टर्म और n-1 टर्म। इसमें आप पुट करेंगे n = 3। यहाँ बताया गया है कि n > 2, ठीक।
तो 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, अब A3 - 1 आपका बन गया A2। A2 की वैल्यू 2 दी गई है, तो 2 - 1 हो जाएगा। फाइनल आंसर 1। इस तरीके से थर्ड टर्म आपका आ गया 1। अब फिर से आप इसमें पुट करेंगे, पुट n = 4, तो ये आपको बनेगा। ठीक है, A3 की वैल्यू यहाँ 1 आई है, तो यहाँ पर रखेंगे, तो 1 - 1 = 0। ये आपका फोर्थ टर्म आ गया। अब आपको फिफ्थ टर्म चाहिए, फिर आप इसमें पुट करेंगे n = 5, तो आपको ये मिलेगा। ये आपका फिफ्थ टर्म है, ये आपका फोर्थ टर्म है। फोर्थ टर्म की वैल्यू 0 आई है, तो यहाँ रखेंगे 0 - 1 = -1। ये आपको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। अब आपकी सीरीज बन जाएगी। सीरीज पहला टर्म 1 है, ठीक है, माफ़ कीजिए, पहला टर्म कितना है? पहला टर्म आपका 2 है, सेकंड टर्म भी 2 है, थर्ड टर्म 1 है, फिर 0 है, फिर -1 है, ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पर जो आपको डाटा दिया गया है वो अनग्रुप डाटा है। ठीक है, मीन फाइंड करना है। मीन का फार्मूला है, मीन को हम लोग x बार से डिनोट करते हैं। फार्मूला है सिग्मा xi। ठीक है, i की वैल्यू 1 से लेकर जितने ऑब्जर्वेशन हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, होल डिवाइड बाई 8, ये फार्मूला है। जनरली ऐसे लिखते हैं सिग्मा xi अपान n। इसी फार्मूला का यूज करेंगे। सिग्मा xi का मतलब है जितने ऑब्जर्वेशन हैं सबका सम। टोटली इनका आप जब सम करेंगे, इसका सम करेंगे, तो ये आपका 72 बनेगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन 8 है, आंसर आ गया 9। ये तो हो गया मीन का रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आपको इनइक्वालिटी गिवन है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हो, ठीक उसी प्रोसेस पे चलोगे। ठीक है, तो 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, 5 का भी कराएंगे। ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 3 पॉजिटिव नंबर है, 5 भी पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इसके इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता तो फर्क पड़ जाता। फर्क क्या पड़ता? ये रिवर्स हो जाता। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई करने पर ये 9 बन गया, ये आप 5 का मल्टीप्लाई करने पर ये 25 बन गया। अब 9 को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे, 25 को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे। x वाली क्वांटिटी को एक साइड रख लेंगे, 34x बन जाएगा। कांस्टेंट वाले को एक साइड रख कर ऐड कर लेंगे 68। 34 से डिवाइड करा देंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से ये पता चल रहा है कि x की जो वैल्यू आएगी वो 2 हो सकती है और या 2 से कम भी हो सकती है। और 2 से कम कहाँ तक? माइनस इन्फिनिट तक।
इसलिए इस तरीके से इसको लिखते हैं। यह एक सेट होता है, ठीक है, इसलिए इसे सॉल्यूशन सेट के नाम से भी जानते हैं। सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट का जो एलिमेंट होता है वो इसके लिए डोमेन होता है, यानी आपकी इनइक्वालिटी डिफाइंड होगी इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका इनइक्वालिटी से ही है। इस बार इसको सॉल्व करके आपको x का आंसर इंटीजर के अकॉर्डिंग देना है और रियल नंबर के अकॉर्डिंग देना है, ठीक है। इसका आंसर आपने दिया वो रियल नंबर के अकॉर्डिंग दिया, ठीक है। जब कुछ नहीं कहेगा, केवल सॉल्व कहेगा, तो आंसर रियल नंबर के अकॉर्डिंग देंगे। अब बोल दिया कि इंटीजर के अकॉर्डिंग दो, रियल नंबर के अकॉर्डिंग दो, तब तो आप इंटीजर के भी अकॉर्डिंग दोगे, जैसे बोलेगा उसके अकॉर्डिंग दोगे। सॉल्व करने का तरीका वही है। एक्स वाली ये आपका इक्वेशन इनइक्वालिटी दिया गया है, एक्स की क्वांटिटी वाली एक साइड कर लेंगे और कांस्टेंट को एक साइड, ठीक है। ऐसा करने से कोई इनइक्वालिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अब 2 से डिवाइड करा लेंगे लेफ्ट और राइट दोनों में, तो आपका ये बन जाएगा। अब यहाँ से ये पता चला कि x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, 2 से कम होगी। और 2 से कम अब फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग इंटीजर के अकॉर्डिंग, तो 2 से कम इंटीजर कौन आएगा, तो 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, ऐसे कहाँ तक, माइनस इन्फिनाइट तक। इसको कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे। ये आपका बन गया सॉल्यूशन सेट फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग रियल नंबर के अकॉर्डिंग 2 पर ओपन लगा देंगे क्योंकि 2 को नहीं लिया गया है, और 2 के पहले कहाँ तक, माइनस इन्फिनाइट तक। अब इसके बीच में जो भी नंबर आएगा वो सब नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं, इसलिए इसे रियल नंबर, मतलब ये जो सेट है इसे हम लोग इंटरवल के फॉर्म में लिखते हैं, इसे ओपन इंटरवल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, ठीक है। देखो आप लेट कर लेंगे x एंड x+2 बी 2 कॉन्जुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट किस प्रकार से हैं, x भी 10 से लेस है और x+2 भी 10 से लेस है, ओके। तो यहाँ से ये बात पता चला कि x 8 से कम है। साथ में क्वेश्चन में दिया गया है कि x और x+2 का सम जो है वो ग्रेटर देन 11 है, ठीक है, 11 से ग्रेटर है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलता है कि x की वैल्यू 4.5। अब हमारे सामने 3 इनइक्वालिटी का आंसर आया, x लेस देन 10, ये बोलता है कि x की वैल्यू जो है वो 10 से कम है, ये बोलता है कि x की वैल्यू 8 से कम है, और ये बोलता है कि x की वैल्यू 4.5 से अधिक है। तीनों की बात मानी जाएगी, ठीक है, तीनों की बात के अकॉर्डिंग आपका ये आंसर बना, ठीक है, कि 4.5 से ग्रेटर, 8 से लेस। तो कौन कौन सा आएगा, 5 से बनाएगा, तो इसी का पेयर ऐसे बना लेंगे, ठीक है। पेयर ही आपको फाइंड करना था, ओके। ये हो गया फाइंड ऑल पेयर्स, तो पेयर बना लेंगे आप। सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 13, इफ x एंड y आर 2 सेट्स सच दैट x हैज़ 40 एलिमेंट्स। इस बात को ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इजकल टू 40, x यूनियन y हैज़ 60 एलिमेंट्स। इस बात को लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y
इज इक्वल टू 60। एक्स इंटरसेक्शन वाई हैज़ 10 एलिमेंट्स। इस बात को लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज वाई। ध्यान दें, जो गिवन है उसको मैंने बताया ऐसे आप लिख लेंगे। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, इस फार्मूले में रखेंगे तो एन वाई की वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक, अच्छा, इस पर एक क्वेश्चन और करके भी क्वेश्चन है जो डिमॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। सेट यू दिया गया है, सेट ए दिया गया है, सेट बी दिया गया है। सेट यू का मतलब यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ए जो है यू का सबसेट है, बी भी यू का सबसेट है। सबसेट है तभी जाकर ए डैश फाइंड होगा और बी डैश भी फाइंड होगा। तो हम लोग ए डैश फाइंड कर लेते हैं। ए डैश कैसे फाइंड होता है? यू माइनस ए करके। यू के अंदर के एलिमेंट आएंगे, ए के एलिमेंट नहीं आएंगे। ठीक है, इस तरीके से ए डैश निकल जाता है। बी डैश के एलिमेंट कैसे लिखते हैं? बी के एलिमेंट नहीं लिखते हैं, बी यू के एलिमेंट लिखते हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन एक सेट आता है जिसके अंदर एलिमेंट 1 6 है। यह सेट इक्वल होता है ए यूनियन बी का होल डैश। कैसे? ये आपका ए है, ये बी है, ए यूनियन बी आपका ये बन गया। अब इस एलिमेंट को, इसके जो एलिमेंट 2 3 4 5, इसको इसमें से हम लोग क्या कर देते हैं? कट। तो 1 और 6 से ही बचा, तो ये आंसर आया। ठीक है, ये आंसर किसका है? ए यूनियन बी का होल डैश का। अब इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द जीपी फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म इज -4। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मतलब a1 प्लस a2 इज इक्वल टू -4। ये बात क्वेश्चन बोला है। ठीक, इसका मतलब हुआ। ठीक है, इसका ये मतलब है। अच्छा, एंड फिर सुनो आगे, एंड द फिफ्थ टर्म मतलब a5 इज मतलब इक्वल 4 टाइम्स थर्ड टर्म, यानी 4 टाइम्स थर्ड टर्म। ठीक है, a1 का मतलब a, a2 का मतलब ar। ऐसा तब लिख सकते हैं जब हम फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो लेट कर लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट ए बी फर्स्ट टर्म, आर बी कॉमन रेशियो। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इज इक्वल टू -4 एंड फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 4 टाइम्स थर्ड टर्म। ठीक, अब यहाँ से इनके रिलेशन से आर स्क्वायर की वैल्यू 4। कैसे? ए से ए कैंसिल, आर स्क्वायर से आर की पावर 4 कैंसिल, तो आर स्क्वायर यहाँ बचेगा, इधर 4 बचेगा। ऐसे लिख लेंगे आर की वैल्यू ±2। अब आर आ गया तो यहाँ से इक्वेशन 1 में हम रखेंगे। इक्वेशन 1 कैसे बना? यहाँ से ए कॉमन करके, if r is equal to 2 then equation 1 implies that a is equal to -4/3। अब a -4/3 है, पहला टर्म -4/3 है, इसमें कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कराएंगे, सेकंड टर्म बन जाएगा। फिर कॉमन रेशियो कितना है? 2 है, तो -4/3 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -8/3, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -16/3, फिर 2 से कराएंगे -32/3। ऐसे ही हमारे टर्म और भी आएंगे, यानी ये आपकी जीपी बन गई। ये तो r इज इक्वल टू 2 के लिए। जब इफ़ r इज इक्वल टू -2, यहाँ पर r की प्लस -2 दोनों वैल्यू ली जाएगी। जब आप -2 लेंगे तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट ए की वैल्यू -4। ठीक है, ए की वैल्यू नहीं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू 4, तो 4 हो गया। अब इसमें -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8,
फिर -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 16, फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -32 एंड सो ऑन। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वह ट्रिग्नोमेट्री से है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हम देखते हैं टोटल 3 टर्म है। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को एक साथ क्लब कर लेंगे। ठीक है, इस पर साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे तो ये 2 टर्म मिलकर एक टर्म बन जाएगा। और ये जो टर्म था वो एज इट इज लिखा जाएगा। पहले 3 टर्म थे, अब 2 टर्म हो गए। अच्छा, इन दोनों टर्म में 2 sin 4x कॉमन है। ठीक, आप कॉमन कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब ब्रैकेट में cos 2x + 1 बन गया। इसकी आइडेंटिटी होती है 2 cos स्क्वायर x, RHS आ गया। ठीक, अच्छा, और करके भी इसी में एक क्वेश्चन है। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ कार्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कार्ड। तो आप एक सर्कल बनाएं जिसका डायमीटर 40 है। तो डायमीटर 40 है तो रेडियस कितना जाएगा 20। और क्वेश्चन बोला गया है लेंथ ऑफ कार्ड आपको 20 दिया गया है। तो ये ए बी आपका कार्ड है जिसकी लेंथ 20 क्वेश्चन में दिया गया है। रेडियस भी आपका 20 है, ये भी 20 है, और ओ बी भी आपका रेडियस है। ठीक है, क्यों रेडियस है? क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस पर कोई पॉइंट को ज्वाइन कराएंगे तो रेडियस बनती है। तो ये भी, ये दोनों रेडियस हैं, दोनों इक्वल हैं। और ए बी भी 20 है। तो इससे पता चला गया कि ये आपका इक्विलैटरल है, ट्रायंगल। तुम जानते हो इक्विलैटरल पर जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री बनता है। अब यहाँ पर डिग्री में नहीं बोलना है, यहाँ पर रेडियन बोलना है, इसलिए इसे π/3 बोलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक रिलेशन है कि ये इसे बोलते हैं आप आर्क। इस ठीक है, इसे आप ऐसे लिखते हैं ए बी आर्क। इसकी लेंथ है आपको फाइंड करना है। तो इसकी फार्मूला क्या है? r थीटा। r क्या है? रेडियस। ये है आपका थीटा। ठीक है, तो r की वैल्यू कितना 20 और थीटा की वैल्यू π/3। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है परमुटेशन कम्बिनेशन से। यहाँ पर आपसे r की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। ये चीज़ आपको गिवन है। ओके, इसमें आपको NPR का फार्मूला यूज हुआ। क्या है फार्मूला? n⁻r⁻r। इसी फार्मूले से 4PR लिखा गया ऐसे। अब 5PR-1 इस तरीके से लिखा गया। ठीक, अब इसके बाद ये चीज़ आपकी बन गई 5 और ये इससे क्या हो जाएगी? कैंसिल। ठीक है, कहने का मतलब ये आपका 5 इससे क्या हो गया? कैंसिल। अब ये चीज़ आपका बन गया 6 - r। 6 - r। इसको लिख सकते हो 6 - r, 5 - r, 4 - r। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, यहाँ पर लिखी गई। अब इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब बचा क्या आपका? इधर तो आपका 1 बच गया। ठीक है, और इधर आपका 6/6 - r, 5 - r। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे तो ऐसे बन जाएगा। अब इस 6 को लिखा गया 3 × 2। 3 को लिखा गया 6 - 3 और 2 को लिखा गया 5 - 3। ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि लेफ्ट में 6 - r, 5 - r है
इसलिए इस 3 को लिखा गया 6 - 3 5 - 3। अब कंपेयरिंग करा लो, r की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो r की वैल्यू 3 आ गई। ओके, r की वैल्यू फाइंड करने का एक तरीका और है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, एक क्वाड्रेटिक बनेगा, 6 को इधर लाओ, फिर सॉल्व करो तो आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपको ये बात दिखाना है कि ये आपका डिविजिबल है 64 से और आपका पॉजिटिव इंटीजर है, तो बाइनोमियल थ्योरम से दिखाएंगे, ठीक है। आप लेके चलेंगे, वी टेक 9 की होल पावर n+1 और इस 9 को आप स्प्लिट कर दोगे 1 + 8 में, पावर n+1 है, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। टोटल आपका जो टर्म बनेगा वो n+2 बनेगा, पावर से एक अधिक टर्म बनता है, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपका यहाँ 1 आ जाएगा, सेकंड टर्म आपका 8 टाइम्स n+1 आएगा, थर्ड टर्म से आगे 8 स्क्वायर आएगा, कॉमन कर लेंगे और जो ब्रैकेट में बचेगा उसे हम k बोलेंगे, ठीक। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम लेफ्ट में कर देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब ये चीज़ आपका इक्वल हो गया 64 टाइम्स k, 8 स्क्वायर मतलब 64, ठीक है। ये k आपका ये है, इस बात से पता चल गया कि ये आपका डिविजिबल है 64 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन। तो सबसे पहले इसका आप जनरल टर्म लिखोगे और उस जनरल टर्म में x इंडिपेंडेंट ऑफ x की बात किया है तो x की पावर 0 देखेंगे, ठीक है। और देखते हैं, सबसे पहले आप जनरल टर्म इस तरीके से लिख लेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो x की पावर तुम देखोगे तो ये बनेगा। अभी देखो यहाँ पर पावर में क्या है, 12 - 2r - r यानी 12 - 3r। इसे 0 करना है, 0 कब बनेगा, जब तुम यहाँ पर r की वैल्यू 4 रख दोगे, तो r की वैल्यू 4 रखोगे 12 - 12 हो जाएगा, 12 - 12 मतलब 0 बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर x की पावर 0 होने के लिए r की वैल्यू 4 ज़रूरत है, ठीक है। r की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 4, तभी जाकर ये 0 बनेगा, ओके। तो जनरल टर्म में r की वैल्यू 4 रखी जाएगी, r की वैल्यू 4 का मतलब फिफ्थ टर्म, ठीक है। यदि r की वैल्यू 0 है तो समझ लीजिए फर्स्ट टर्म, r की वैल्यू 1 है तो समझ लीजिए सेकंड टर्म, r की वैल्यू 2 है तो समझ लीजिए थर्ड टर्म, 4 है तो मतलब फिफ्थ टर्म, ठीक। अब फिफ्थ टर्म जो होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, यानी फिफ्थ टर्म में x की पावर 0 बन जाएगी, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट आपका आ गया 19th क्वेश्चन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। इसमें क्या करते हैं आप, सबसे पहले जितने भी आपके डाटा हैं सब अरेंज करते हैं, अरेंज करने के बाद काउंट करते हैं कितने ऑब्जर्वेशन हैं। तो देखो, पहले तो आप अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। काउंट करने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल आपके पास 10 ऑब्जर्वेशन है, ठीक। नंबर ऑफ एलिमेंट 10 है जो कि इवन है। तो इवन के केस में मीडियन का फार्मूला है कि मीन ऑफ n/2th एंड n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, मतलब
एन यहाँ पर 10 है, तो 10/2 मतलब 5th ऑब्जर्वेशन और 6th ऑब्जर्वेशन। तो 5th ऑब्जर्वेशन कौन है? ये 1st ऑब्जर्वेशन, 2nd, 3rd, 4th, 5th को ले लेंगे एंड 6th। इन दोनों का मीन का मतलब बेटा जी इनका सम अपान 2, तो इनका सम अपान 2 करने पे कितना आ जाएगा? 47.5। ये मीडियन आ गया। अब मीडियन आ गया तो अब हम एब्सोल्यूट डिवीजन निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? 36 माइनस 47.5 फिर मॉड, आंसर 11.5। ओके, ये एक आंसर आ गया, एक डिवीजन आ गया। फिर से वही प्रोसेस, 42 माइनस 47.5, आंसर मॉड में आया 5.5। ठीक, ये हो गया सेकंड डिवीजन। अब फिर से 45 माइनस 47.5, ऐसे ही आप सभी ऑब्जर्वेशन का डिवीजन निकाल लेंगे, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इनका सम अपान, सम करने पर 70 बनेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, आंसर आ गया मीन डिवीजन अबाउट मीडियन। ठीक है, नेक्स्ट में आपका ये भी स्टैटिस्टिक्स से है। यहाँ मीन के अबाउट बात किया है, यहाँ फ्रिक्वेंसी दी गई है, तो पहले आप FI/XI कर लेंगे, उनका सम देखेंगे, FI का सम 18 डिवाइड करा देंगे, मीन आ जाएगा। मीन से हम लोग XI माइनस X बार का मॉड ये निकालेंगे, इसका फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके सम करेंगे, आंसर। ठीक है, ठीक ऐसे ही मीन डिवीजन के अबाउट MD पूछा है, तो यहाँ पर आपको मार्क्स आ गया, फ्रिक्वेंसी आ गया, कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी आता है, तो N आपका आता है 50। ठीक, कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ देखो कितना आया, 50 आया है, इसे हम लोग कैपिटल N कहते हैं। इसका हाफ 25 किस कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी है? 28 वाले में आएगा, तो ये मीडियन क्लास हो गया। इस मीडियन क्लास के जस्ट ये ऊपर है आपका C बनता है, ये आपका F बनता है, N/2 आपका यहाँ 25 आया है, इसे हम लोग L बोलते हैं। इनके बीच का डिफरेंस जो होता है वो H होता है। सब कुछ रखेंगे तो मीडियन का आंसर आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद डिवीजन के लिए हम XI की ज़रूरत है, फिर एब्सोल्यूट डिवीजन, फिर एब्सोल्यूट डिवीजन का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, सम कर लेंगे टोटल फ्रिक्वेंसी से, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी से डिवाइड, आपका MD अबाउट मीडियन। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हो गया। ठीक है, 21 पर, 21 में फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन हैंड ऑफ 7 कार्ड्स इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल 52 कार्ड्स हैं, इसमें से 7 कार्ड्स आपको क्या करना है? ड्रा करना है। तो आंसर कितना आएगा? 52/7। ये तो हो गया टोटल। ठीक है, अब फेवरेबल की बात कैसे करेंगे, यहाँ बताया गया फर्स्ट पार्ट, ऑल किंग। तो बेटा जी तुम जानते हो टोटल कार्ड जो होते हैं उसमें 4 किंग होते हैं। ठीक है, टोटल 52 कार्ड में 4 किंग होते हैं और 48 कार्ड जो होते हैं, ठीक, वो अलग होते हैं। 48 टोटल 52 होते हैं, 4 किंग हो गए और फिर 48 अलग हो गए। तो बोला है कि इसमें से सभी किंग आप लीजिए, टोटल 7 ड्रा करना है। तो 4 में से 4 ले लेंगे इसके अकॉर्डिंग। अब इसमें से आप 3 लेंगे, 48 से 3, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ये भी सेलेक्ट किया एंड इसको भी किया, ये हो गया फेवरेबल। ठीक है, फेवरेबल अपॉन टोटल इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऐसे ही लिखा गया है, ये टोटल है, ये फेवरेबल है। ठीक है, ये फेवरेबल का आंसर है,
52C का आंसर ये है, अपन करेंगे आंसर। सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला है 3 किंग लेना है, यानी 4C3 एंड 48C4। ठीक है, अब 48 से आपको 4 लेना है, अब किंग से आपको 3 लेना है। ये आपका बन गया फेवरेबल। ठीक, फेवरेबल में टोटल से डिवाइड प्रोबेबिलिटी का आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अ डाई इज थ्रोन रिपीटेडली यूनिट अ 6 कम्स अप, व्हाट इज द सैम्पल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। यानी कि डाई को तब तक आप थ्रो करते रहें जब तक 6 ऊपर ना आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी, उसका सैम्पल स्पेस बनाना है। ठीक है, इन दिस एक्सपेरिमेंट 6 में कम अप ऑन द फर्स्ट थ्रो, फर्स्ट थ्रो पर 6 आ सकता है, ऊपर आ सकता है। ठीक है, सेकंड थ्रो पर आ सकता है, या थर्ड थ्रो पर आ सकता है, या आगे भी आपको डाई को थ्रो करना पड़ सकता है। तब तक आप डाई को थ्रो करते रहें जब तक ऊपर 6 आपको न मिल जाए। ठीक है, एंड सो ऑन टिल 6 इज ऑब्टेन्ड। ओके, तो इस केस में सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, पहली बार 6 से आ गया तो अच्छी बात है, रुक जाइए। मान लो पहली पे नहीं आया, पहली बार आपने डाई की थ्रो किया, 1 आ गया, तो दोबारा फिर से आप थ्रो करेंगे, हो सकता है 6 आ जाए, तो आपका एक आउटकम बन गया ऐसे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है पहली बार आपका 2 आ जाए, दोबारा 6 आ जाए, या पहले 3 आए तब 6 आए। ओके, या ऐसा भी सकता है कि पहली बार आपने डाई किया, थ्रो किया, 1 आया, दूसरी बार डाई को थ्रो किया, 2 आया, उसके बाद 6 आ जाए। यानी कि इस तरीके से आपका जो डाई है वो कितनी बार आप थ्रो कर सकते हैं, इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इनक्वालिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनक्वालिटीज ग्राफिकली। अब जब भी यहाँ देखो 1 2 3 4 इनक्वालिटी दी गई हैं, तो इनका जो सलूशन बनता है वो ग्राफिकली बनता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सिस्टम ऑफ इनक्वालिटीज हैं ये। आप बिल्कुल साफ ग्राफ बनाएंगे और इसको नंबर लाइन पर दिखाकर जो कॉमन रीजन आएगा वही आपका सलूशन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं सेक्शन डी पर। सेक्शन डी पर क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ। फंक्शन आपको ये दिया गया है, डिफिनीशन माइनस मॉड एक्स है, माइनस मॉड एक्स ये डिफिनीशन है, इसका डोमेन बताना है। तो पहले तो आप सोचो मॉड एक्स का डोमेन क्या होता है, तो आप कहोगे आर होता है। क्यों, क्योंकि मॉड एक्स डिफाइंड होता है आर पर। मॉड एक्स की डिफिनीशन पता चल गई, ठीक है, डोमेन पता चल गया, तो माइनस मॉड एक्स का भी डोमेन क्या होगा, आर होगा, क्योंकि माइनस मॉड एक्स भी डिफाइंड होगा आर पर। तो डोमेन ऑफ एफ आर। ओके, अब रेंज पर बात आती है, रेंज पर आते हैं। सिंस मॉड एक्स इज नॉन निगेटिव, देयरफॉर मॉड एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब डिफिनीशन माइनस मॉड एक्स है तो माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो लेस आर इक्वल टू 0 हो गई। लेस आर इक्वल टू 0 का मतलब नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव मतलब रेंज आपका हो गया -∞ टू 0। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 25। इसमें आपको ए एंड बी आपका 2 पॉजिटिव नंबर है, ए एम आपको a+b/2 मिलेगा और जी एम आपका √a भी मिलेगा। ए एम को ए कहा गया, जी एम को जी कहा गया। ठीक, अब यहाँ से a+b आपका 2a आ गया और ए बी आपका g² आ गया। हमें 2 नंबर का सम है हमारे पास 2a
और 2 नंबर का प्रोडक्ट है जी स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे बना लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू 2a, ए बी की वैल्यू जी स्क्वायर रखेंगे, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे, तो x की वैल्यू ये आएगी। ये 2 वैल्यूज है जिसमें इस एक को a कहेंगे, दूसरे को b कहेंगे, यही हमारा नंबर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, यहाँ पर भी प्रूफ करना है, तो आप साइन सी माइनस साइन डी न्यूमरेटर में लगा देंगे, तो ये आपका बन जाएगा। और डिनोमिनेटर जो है वो कास माइनस कास 2x की आइडेंटिटी है। ठीक, अब ये आपका बन गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये है। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, कास 2x कैंसिल, 2 sin x आ गया। ठीक, और करके सलूशन फाइंड करना है, जनरल सलूशन, तो आप साइन 2x प्लस साइन सी को एक साथ क्लब करेंगे, इसमें आप लगा लेंगे साइन सी प्लस साइन डी, आपका ये बनेगा। साइन 4x कॉमन कर लेंगे। ठीक, इसके अकॉर्डिंग एक केस बनेगा, एक इसके अकॉर्डिंग दूसरा केस बनेगा। केस 1 के अकॉर्डिंग साइन 4x इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू एन पाई, एक्स इक्वल टू एन पाई अपॉन 4। सेकंड केस के अकॉर्डिंग इसको 0 को इक्वल करेंगे। ठीक है, ये आपका सेकंड केस के अकॉर्डिंग 0, तो यहाँ से 2 cos 2x आपका 1 आ जाएगा। ये आपका इधर कर देंगे तो ऐसे बन जाएगा, 2 को इधर कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब सोचना है आपको 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो cos π/3 की। यहाँ इधर कास है, दोनों तरफ कास रखते हैं, इसीलिए 1/2 की वैल्यू cos π/3। ठीक है, तो 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, थ्योरम 2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, थ्योरम 2 के अकॉर्डिंग ऐसा लिखा गया है। तो यहाँ से x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 26 तक, 27 क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls। ठीक है, 9 बॉल आपको सेलेक्ट करना है फ्रॉम 6 रेड balls, 5 वाइट balls एंड 5 ब्लू balls। कंडीशन क्या है, इफ़ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 balls ऑफ ईच कलर। ठीक है, सभी कलर से 3 बॉल आने चाहिए। तो रेड से आप कितने 63, और वाइट से 5 है टोटल, उसमें से 3 5C3, और ब्लू से उससे भी 5C3, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करा लेंगे तो आपका आंसर। ठीक है, इस बात को आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे 9 बार सेलेक्ट करने हैं, तो 3 balls कैन सेलेक्टेड फ्रॉम 6 रेड balls 6C3 बेस, 3 balls कैन सेलेक्टेड फ्रॉम 5 वाइट balls 5C3 बेस, 3 balls कैन सेलेक्टेड फ्रॉम 5 ब्लू balls 5C3 बेस, आपस में मल्टीप्लाई करा लेंगे। 6C3 की वैल्यू 20, 5C3 की वैल्यू 10, 5C3 की वैल्यू 10, 2000। ओके, अब इसके बाद आपका है स्टैटिस्टिक्स से। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.4 एंड देयर वेरिएंस इज 8.24। इफ 3 ऑब्जर्वेशंस 1 to 6, फाइंड द अदर 2 ऑब्जर्वेशंस। आपका 5 ऑब्जर्वेशंस का मीन और वेरिएंस गिवन है, और उसमें से 2 ऑब्जर्वेशन आपको फाइंड करना है। 1 2 6 3 ऑब्जर्वेशन है, आपको क्वेश्चन में 2 ऑब्जर्वेशन नहीं है, वो उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले 2 ऑब्जर्वेशन आप लेट कर लेंगे।
ठीक है। आपका एक ऑब्जर्वेशन हो जाएगा x, दूसरा y। सारे ऑब्जर्वेशन का सम आप बनेगा मीन मल्टीप्लाई 5, टोटल ऑब्जर्वेशंस आपका आ जाएगा 13। ठीक, ये फार्मूला आपको याद है वेरिएंस का। इसमें वेरिएंस का आंसर हमें याद है, क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, कितना है 8.24। मीन का आंसर दिया गया है 4.4। ठीक है, ये n की वैल्यू कितनी है 5। तो इसका आंसर नहीं पता है, तो इसी को हम फाइंड करेंगे पहले। तो इसको इधर रख लेंगे, ये ऐसे बन जाएगा। अभी इस पर की इसकी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू ये रखेंगे, n की वैल्यू 5। कैलकुलेशन करेंगे तो इनका कैलकुलेशन करने पर आएगा 138। इसमें से इस नंबर को सबट्रैक्ट करा लेंगे, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 97 स्क्वायर कराएंगे इसका, आपका ये बन जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 97, तो एक्स वाई की वैल्यू 36। अब थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 9, एक्स की वैल्यू 9, वाई की वैल्यू 4, ऐसा होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में आपका है 29। A letter is chosen at random from the word associations. Find the number of probability that the letter is vowel consonant. तो इस वर्ड के पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं? ठीक है, काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 ऑब्जेक्ट हैं, जिसमें आपके वावेल जो हैं 1 2 3 4 5 6 टोटल हैं, इसे फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, टोटल 13 आउटकम्स, फेवरेबल 6 आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 6/13। ठीक, कंसोनेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 - 6/13 = 7/13। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से सभी क्वेश्चन हो गए।